हिंद बच्चों, आइए हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 में सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ था कक्षा 9 का, आज हम उसका प्रश्न पत्र लेकर आए। आप लोग को बता दें कि जो आप लोग को अभी जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम देने वाले हैं 6 और 7 मार्च का जो एग्जाम होने वाला है, फाइनल एग्जाम जो कक्षा 9 का होने वाला है, उनके लिए सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि झारखंड के द्वारा जो ये प्रश्न पत्र लिया गया, झारखंड एकेडमी के द्वारा जो ये प्रश्न पत्र दिया गया था 2025 में, ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। क्योंकि हर साल जो प्रश्न पूछा जाता है एक ही पैटर्न का प्रश्न होता है, सिर्फ प्रश्नों की का क्या होता है, प्रश्न सिर्फ चेंज होते हैं, लेकिन पूछने का जो पैटर्न होता है लगभग सेम होता है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एसएसटी का प्रश्न पत्र यानी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का हम लोग प्रश्न पत्र को देखते हैं और देखते हैं किस तरह से 2025 में पूछा गया था प्रश्न। चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो कितनी होगी, 40 प्रश्न होंगे, जिनमें से सभी प्रश्न जो रहते हैं एक एक नंबर का रहता है। और आप लोग को बता दें कि जो आपका रिजल्ट आता है वो हमेशा ग्रेड के हिसाब से आता है, जिसमें ए प्लस ए बी प्लस बी इस तरह से दिया जाता है। तो आप लोग जितना बेहतर तैयारी करेंगे आपका ग्रेड उतना अच्छा आएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जब लुई 16वीं फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो उस समय उसकी उम्र क्या थी। जिस समय फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16वीं जब आसीन हुआ था, जब बैठा था, तो उस समय उसकी उम्र क्या था, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, जिस समय उस गद्दी पर बैठा था उस समय उसका उम्र कितना था, उसका उम्र जो था वो था 20 वर्ष। कितना था, 20 वर्ष था। और आप लोग को बता दें कि जो गद्दी पर बैठा था उस समय जो बैठा था वो 1774 ईस्वी की ये बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं दूसरा, क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है और ये सभी प्रश्न आप लोगों को 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं, जो 6 और 7 मार्च का होने वाला जो एग्जाम है उसके लिए बहुत वीवीआई प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के आधार पर अगर आप तैयारी करते हैं तो लगभग आपका तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में क्या है, लुई 16वीं के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों की साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता की थी। ऑप्शन दिया हुआ है रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी। इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा फ्रांस होगा। क्या होगा, फ्रांस इसका सही आंसर होगा। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो गया, फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछा तो देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा है कि फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था। वहां जो खाने लायक जो चीज था वहां के अधिकांश लोगों का क्या था, जिसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई, जिसका कीमत क्या हुआ, तेजी से बढ़ गया था। दूध, पाव रोटी, चावल या अंडा। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, पाव रोटी होगा। इसका सही आंसर क्या है, पाव रोटी। 18वीं सदी के दौरान फ्रांस में पाव रोटी आम जनता का मुख्य भोजन था। जनसंख्या वृद्धि और खराब फसल के कारण उसकी कीमतों पर क्या हुआ, भारी उछाल आया, जो फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक था और एक बना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो लिखा हुआ तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे। संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे, राजा, वकील, किसान या प्रवक्ता। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो उस समय जो मानते थे वो क्या मानते थे, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा प्रवक्ता। क्या होगा, प्रवक्ता इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया हुआ, तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है सभी साम्राज्य और रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर थी। तो 55%, 65% या 85% या 95%। इसका सही आंसर जो होगा कितना होगा, 85% होगा। कितना होगा, 85%। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में जो दिया वो क्या दिया हुआ, तो देखिएगा लिखा हुआ निम्न में से कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कृत निश्चय था। अब ऑप्शन में दिया हुआ क्या, हिटलर, दूसरा में दिया कार्ल मार्क्स, लेनिन या इनमें से सभी। इसका सही आंसर जो होगा, जर्मनी को दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश बनाने का जो कृत था वो किनका था, हिटलर का था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, हिटलर होगा। क्या होगा, हिटलर। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। तो 7वां नंबर प्रश्न अगर देख रहे होंगे तो 7वां नंबर प्रश्न में क्या पूछा है, तो देखिएगा 7वां में पूछा है कि 1929 में 1929 से 1932 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई है ना मंदी का कारण अमेरिका देश पर क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिका देश पर जब मंदी आया था उसका क्या प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन में हम लोग को दिया हुआ है क्या, तो देखिएगा ऑप्शन देखिएगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, उसका निर्यात गिरता जा रहा था, या अगला में हम लोग को जो दिया वो क्या दिया हुआ, इनमें से सभी। ये हम लोग को प्रश्न पूछ रहा है ना।
सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा चौथा नंबर, इनमें से सभी चीजों का प्रभाव पड़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया हुआ सो देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फ्रांस में राष्ट्रगान मार्सिले की रचयिता निम्न में से कौन है? हम लोग को क्वेश्चन में ये, इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा राजेट दी लाइन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं तो अगला प्रश्न अगर देखिएगा तो अगला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था? अब इसमें देखिएगा हुआ है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, रॉबर्ट आवेन या लेनिन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं तो अगला प्रश्न देखिएगा तो 10 में लिखा हुआ है कि 1905 में उपनिवेशिक सरकार ने किस प्रस्ताव से बस्तर यानी छत्तीसगढ़ के लोग बहुत परेशान हो गए? जंगल के 2/3 हिस्से में को आरक्षित करने, अच्छा घुमंतू खेती को रोकने, या शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगवाया, या इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? तो बताइए इसका सही आंसर जो होगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा तो 11 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। देखा लिखा हुआ है कि मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस पठार की ज्यादातर भागों में फैला है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, शिलांग का पठार या छोटा नागपुर का पठार? सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? मालवा का पठार। इसका सही आंसर क्या होगा? मालवा का पठार इसका सही आंसर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न को अगर देखेंगे तो 12 में सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? लिखा है वोल्गा डो नहर, या वेलेंट नहर, या स्वेज नहर, या पनामा नहर। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्वेज नहर। क्या होगा? स्वेज नहर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं तो अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ? तो अगला प्रश्न देखिएगा तो अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी की दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है? ऑप्शन में है त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार, या इनमें से कोई नहीं। ये हम लोग को पूछा गया। आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा त्रिभुजाकार। इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिभुजाकार होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो 13 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ? तो देखिए 13 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि गारो, खासी या जयंतिया ये तीनों पहाड़ियों के नाम है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय? सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मेघालय, क्योंकि तीनों जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है? मेघालय में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को 15 नंबर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न को देखिए, ऑप्शन है निचली भाग, ऊपरी भाग, मध्य भाग या मैदानी भाग। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? ऊपरी भाग होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऊपरी भाग होगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा तो अगला प्रश्न 16 नंबर में क्या दिया हुआ? 16 नंबर में दिया हुआ है कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण के प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? इसका ऑप्शन दिया हुआ है भूकंप और ज्वालामुखी के, या पहाड़ी और मैदानी भागों के, या दिया हुआ है मौसम और जलवायु के, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा, मौसम और जलवायु के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो देखेंगे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व मानसूनी वर्षा, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा या चक्रवातीय वर्षा। तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा पूर्व मानसूनी वर्षा। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व मानसूनी वर्षा। 17 नंबर का सही आंसर होगा पहला। चलिए 18 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 18 नंबर में लिखा हो भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, नौ संचालन एवं जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व बहुत ज्यादा है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? पहला में दिया हुआ नदियों, उद्योग, कृषि या इनमें से सभी। तो आप लोग को बता दें कि सिंचाई के लिए और नौ संचालन के लिए और जल विद्युत निर्माण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उनका नाम है नदियां। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा पहला होगा, सही होगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर को देखते हैं। इसको देखिएगा तो 19 में क्या? खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन विश्व में सबसे ज्यादा
औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मासिनराम। इसका सही आंसर क्या होगा? मासिनराम पहला। ना इसका चेरापूंजी होगा, ना गारो होगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 20 देखते हैं। कौन सा? 20 नंबर में लिखा हुआ है कि वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत? तो हम लोग सभी को जानते हैं इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? भारत होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। इस नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? फ्रांस, मेक्सिको, अमेरिका, जर्मनी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा मेक्सिको। ये 2000 से पहले के हैं, लेकिन अगर देखा जाए आज भी वर्तमान में तो चाइना, उत्तरी कोरिया, ऐसा ये सब देश ऐसा है जहां आज भी इस तरह का शासन नीतियां अपनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न में लिखा हो पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है? संघीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या पाकिस्तान का सेना? तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? राष्ट्रपति होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 23 नंबर में लिखा है विश्व के किस देश में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल है? ऑप्शन है भारत, मेक्सिको, चीन या जिम्बाब्वे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चीन। आप लोग को बता दें इस अकाल में कम से कम 1.5 से 5.5 करोड़ जो लोग थे वो मर गए थे, मृत्यु हुआ था उस अकाल में, इसलिए इसको विश्व का सबसे भयावह अकाल माना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा 24 नंबर देखिएगा। तो 24 नंबर में क्या प्रश्न है कि किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है? लोकतांत्रिक, राजशाही, तानाशाही, इनमें से सभी? तो आप लोग को बता दें कि जो नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर जो निर्भर करती है वो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? महा लोकतांत्रिक होगा। क्या होगा? लोकतांत्रिक। चलिए अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है? न्यायपालिका, संसद, राष्ट्रपति या संविधान? तो हम लोग का अधिकारों और सीमाओं का जो ज्ञान या हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त होता है या देता है वो कौन देता है? वो संविधान के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा होगा? डी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं 26 नंबर, है ना। प्रश्न है कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन है संसद, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या न्यायपालिका? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। क्या है? भारत के संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? अपने मताधिकार का प्रयोग करने, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि बनने, अपने विचारों को व्यक्त करने या इनमें से सभी? तो हम आप लोग को बताते हैं एक लोकतंत्र देश में ये तीनों का तीनों जो होगा उसका अधिकार है। इसका मतलब सही आंसर जो होगा क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर जो होगा, जो उसकी संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे वो कौन नहीं थे? वो थे महात्मा गांधी। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, है ना, 29 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय या सर्वोच्च न्यायालय? इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? उसको हम लोग बोलते हैं संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसद बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 प्रश्न है कि संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है, मौजूदा कानून को खत्म कर सकती है या इनमें से सभी? इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? इनमें से सभी। ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इनमें से सभी। संसद का अधिकार जो है वो क्या है कि नए कानून बना सकती भी है या मौजूदा कानूनों में संशोधन भी कर सकता है और मौजूदा कानून को खत्म भी कर सकता है। तो ये संसद का अधिकार है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा होगा? डी होगा, इनमें से सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ
गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं वहां कितने परिवार निवास करते हैं? तो आप लोग को बता दें कि वहां कुल जातियों में जो लगभग 450 परिवार रहते हैं, जिनमें से उच्च जाति के जो परिवार हैं वो कितना है? 80 है। कितना है? 80 उनका कुल है। ठीक है। और वहां जो बना हुआ जो उच्च परिवार के लोगों का घर है वो पक्के मकान का घर बना हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। ना तो 40 होगा, ना 60 होगा, ना 100 होगा। सही कौन सा होगा? 80 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो 32 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि भारत के गांवों में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि किसे माना जाता है? कृषि, खनन, मत्स्य पालन, दूध पालन। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? कृषि पालन। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए भारत के गांवों में उत्पादन की जो प्रमुख गतिविधि के माना जाता है वो किसको माना जाता है? कृषि को माना जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर अब हो गया, इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है पूंजी, खनन, श्रम या संगठन। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? श्रम होगा। क्या होगा? श्रम होगा। इसका दूसरा आवश्यकता होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर है कि जब औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तो इन्हें किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है? कार्यशील पूंजी, अस्थायी पूंजी, सहायक पूंजी या बहुउपयोगी पूंजी। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? अस्थायी पूंजी होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका डी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं? वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या बसंत ऋतु में? तो इसका सही आंसर जो होगा वर्षा ऋतु में। कौन सा ऋतु में? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु यानी खरीफ फसल है ना, खरीफ ऋतु जो होता है उसमें। क्योंकि इसका जो उगाई जाती है, कृषि जो की जाती है जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर के दौरान इसमें कृषि यानी खेती किया जाता है, यानी इस फसल को क्या किया जाता है? उगाया जाता है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न है 36 का कि मानव संसाधन में है ना निवेश में भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? निम्न, उच्च, मध्यम या समान। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? उच्च होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? उच्च होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर देखिएगा है ना। प्रश्न जो 37 है उसमें लिखा हुआ है शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं भी निम्न में से किसके महत्व को अनुभव किया होगा? शिक्षा का, स्वास्थ्य का, चिकित्सा का या भोजन का? तो आप लोग को बता दें इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? शिक्षा होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न में जो दिया हुआ है 38 है कि भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या निर्धन है, कुपोषण के शिकार है, निरक्षर है या इनमें से सभी? तो बता दें 26 करोड़ जो जनसंख्या है ये सभी चीजें हैं। निर्धन भी है, कुपोषण के शिकार भी है, निरक्षर भी है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा होगा? डी होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं तो अगला देखिए 39 नंबर का प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है? तो इसका क्या होगा? तो इसमें दिया हुआ औद्योगिक पिछड़ापन, आर्थिक विषमता या खंड की कमी या निर्धनता। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धनता यानी गरीबी। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं और इसका लास्ट प्रश्न देखते हैं एसएसटी का है ना, सामाजिक विज्ञान का। लिखा निम्न में से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? साक्षरता दर है, लोगों का स्वास्थ्य है, कौशल निर्माण है या इनमें से सभी? तो आप लोग को बता दें जनसंख्या की जो गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है वो साक्षरता भी करता है, लोगों का स्वास्थ्य भी करता है, कौशल निर्माण भी करता है। इसका मतलब इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? इनमें से सभी। इस तरह से आप लोग का 2025 में झारखंड बोर्ड के द्वारा कक्षा 9 का जो एग्जाम लिया गया था उसका सभी के सभी आंसर कंप्लीट होता है। और आप लोग को पता है ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग बार बार बता रहे हैं कि आप लोग जो 7 और 6 और 7 मार्च को जो एग्जाम देने वाले उसके लिए सभी तैयारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आज खत्म करते हैं इसका क्लास।